बीजेपी जो पार्टी है वो दो तरह की मिस इन्फॉर्मेशन डालती है। एक बाकी ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ, और दूसरा जो मुस्लिम समुदाय है और कभी कभी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके खिलाफ। द द डिफरेंस बिटवीन बजरंग दल एंड द बुल्ली बाय सुल्ली डील इंसिडेंट, इसकी बजरंग दल एक कंट्रोल रेडिकलाइजेशन है, और इधर आपको नहीं पता कि कौन कौन से स्टडी टेबल पर बैठ के रेडिकलाइज हो रहा है। तो और चाहे दिल्ली राइट्स हो, अभी रिसेंटली जो उमर खालिद और शर्जील इमाम का बेल रिजेक्ट हुआ है, ये ऐसे राइट्स हैं जहां मेजॉरिटी मुस्लिम्स का डेथ हुआ है, और हिंदू भी मरे, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम्स का डेथ हुआ है। लेकिन उसमें उसमें मास्टरमाइंड कौन है? शर्जील इमाम और उमर खालिद। फिर दूसरा होता है जहां आउटराइट झूठ बोला जाता है, वो थ्रू सोशल मीडिया। जहां कुछ कुछ चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल सकती वो सोशल मीडिया पे बोला जाता है, और फिर काफी बार रीसर्कुलेट होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि सोशल मीडिया पे ये बोला जा रहा है, हम लोगों ने नहीं बोला है, सोशल मीडिया पे ये बोला जा रहा है। और किसी कम्युनिटी को टारगेट करे, जब आप किसी कम्युनिटी को ईयर आफ्टर ईयर आप उनको डेमोनाइज करते हैं, तो उस कम्युनिटी को एक सेकंड क्लास सिटीजन के हिसाब से लोग देखना शुरू करते हैं, और फिर बहुत इजी है उस कम्युनिटी के बारे में कुछ भी बोलना। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे इस देश में जो फेक न्यूज़ और उसकी फैक्ट चेकिंग किस तरह से होती है, किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, उसका कितना परिमाण है, उस किस संख्या में हमारे पास आ रही होती है और उसका हम क्या करते हैं। तो उसके लिए हमारे खास मेहमान प्रतीक सिन्हा हैं, जो ऑल्ट न्यूज़ नाम की फैक्ट चेकिंग एक इनिशिएटिव है, उसके फाउंडर हैं, जो कि उन्होंने ज़ुबैर के साथ शुरू की थी। और वो देश की सबसे ज़्यादा प्रामाणिक फैक्ट चेकिंग एक यूनिट की तरह काम करती है, जो हमें बता रही है पिछले बहुत सारे सालों से कि कितनी झूठी, कितनी भ्रामक खबरें हमारे पास आती हैं। और ख़ास तौर पर ये 2 बड़े स्रोत हैं उसके, 3 बड़े स्रोत हैं उसके। एक तो राजनेता खुद हैं, दूसरी जो मीडिया का जो इंडस्ट्री है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया इंडस्ट्री हम लोग कहते हैं, वहाँ से आती हैं। तीसरा जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो चलता रहता है। तो प्रतीक, आपका बहुत स्वागत है। और हम लोग आज जो बात करने वाले हैं इस बारे में, वो ये इस बारे में है कि कुछ ही दिनों पहले 2025 का एक उन्होंने पूरा एक अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ निकाली कि कितनी भ्रामक जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाई गई, और उसमें सबसे ज़्यादा अ, जो सुई थी वो भारतीय जनता पार्टी और उनके एफिलिएट्स की तरफ थी। सबसे ज़्यादा जो इस तरह की जो आईटी सेल जो खबरें थी, वो मिस इन्फॉर्मेशन जो थी, वो अमित मालवीय जो उनके आईटी सेल के हेड हैं, उनके हैंडल से निकली थी। अ, और और उसके कारण जो जितना भ्रम लोगों में फैलता है, गलत जानकारियाँ आती हैं, उसके कारण जो एक सच के साथ जो खिलवाड़ हो रहा होता है, उसको लेकर हम लोग आज बात करेंगे। प्रतीक, आपका स्वागत है। तो इसके बारे में अगर आप बताएं कि आपने कैसे सोचा, और ये इस खास खबर के बारे में कि 2025 पिछले सालों के मुकाबले किस तरह से रहा और अभी वो कैसा है। तो ये जो ईयर एंड रिपोर्ट है, हम लोगों ने एक्चुअली 3-4 ईयर एंड रिपोर्ट की थी इस बार। हर बार हम लोग थीम डिसाइड करते हैं कि क्या ईयर एंड रिपोर्ट करना है। इसमें से ये एक थीम तो रहता ही है कि पॉलिटिकल लीडर्स में कि कौन कौन ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। जो प्रोमिनेंट सोशल मीडिया यूजर्स है, जिनको आजकल इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, उनमें कौन ज्यादा डाल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया से कौन ज्यादा डाल रहा है, ये सब हम लोग ईयर एंड में हम लोग इसका एक रिपोर्ट डालते हैं। हम लोगों ने 2024 में डाला था, हर साल हम लोग डालते आ रहे हैं। अ, और इस बार अलग नहीं है, ये द फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट है पहले से भी, कि हम लोगों ने पहले भी काफी बार देखा है। जैसे करीबन 2-3 साल, 3-4 साल पहले हम लोगों ने एक रिपोर्ट किया था, वहां भी अमित मालविया ने एज अ पॉलिटिकल लीडर काफी मिस इन्फॉर्मेशन डाला था। अमित मालविया जब
मैं उनको काफी दिन से फॉलो कर रहा हूँ, और 2012-13 से। और तब तो एक फिर सोशल मीडिया पे एक एंटिटी थे जो बीजेपी के सपोर्ट में लिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको इंचार्ज बनाया गया बीजेपी के जो आईटी ऑपरेशंस का, और अभी तो वो वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिट के भी इंचार्ज, काफी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई है। जी। तो एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हो गए, और काफी बस मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आते हैं, एंड ही गिव्स हिज ओपिनियन। तो so the findings are consistent that BJP has and the people associated with BJP, उन लोगों ने पहले भी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डाली है, और उसका कारण ये है कि जो बीजेपी जो पार्टी है वो दो तरह की मिस इन्फॉर्मेशन डालती है। एक बाकी ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ, और दूसरा जो मुस्लिम समुदाय है और कभी कभी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके खिलाफ। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन लोगों ने भी, आपने हम लोग के आर्टिकल में देखा होगा कि हम लोग जो बीजेपी लीडर्स को हम लोगों ने फैक्ट चेक किया है, हम लोग बोले कि 61% जो मिस इन्फॉर्मेशन है अ, अ, वो बीजेपी को फायदा दिलाता है, जबकि जो रेस्ट है 39% वो बीजेपी के जो अन्य पार्टियां है, जो अपोजिशन पार्टी है, उन लोग को फायदा दिलाता है। तो ये आंकड़ा सब समय लॉपसाइडेड रहा है, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन पार्टीज के सामने भी मिस इन्फॉर्मेशन डालता है, और बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, और वो समुदायों के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो जबकि जो ऑपोजिशन पार्टी है उन लोग का एक लिमिटेड स्कोप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है कि वो बीजेपी के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, and इसलिए ये सब समय जो नंबर्स होते हैं सब में लॉपसाइडेड होते हैं। तो ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी रही है पिछले 11 सालों से केंद्र में, और एक तरह से देखें तो और फिर मतलब एक बहुमत उनके साथ रहता है। सोशल मीडिया पे उनके खासे जो जो आईटी सेल और इन्फ्लुएंसर्स का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स, अखबार हैं वो उसको फिर इसको बोलते हैं कि एम्पलीफाई करते हैं जो वहाँ से निकल कर आता है। तो ऐसे में जो जिसको हम अभी भी जिस लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, जो कि किसी भी कोई भी लोकतंत्र जो है वो सच और पारदर्शिता पे चलता है, तो वो सबसे बड़ी कैजुअलिटी या सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं कि सबसे बड़ा ज़्यादा ज़्यादा नुकसान उस सच और पारदर्शिता को और जवाबदेही को होता है। अ, खास तौर पे ऐसे कई मौके आए चुनावों से पहले खास तौर पर, और दूसरा जब ये सिंदूर हुआ पिछले साल जब, तो उस समय हम देखते थे कि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, सारे इन्फ्लुएंसर, सारा जो ये जो आईटी सेल के जितने लोग हैं, वो सब लोग एक अजीब तरह से झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे थे। और उसको उस पर जो चेक करने वाले जो लोग थे वो ऑल्ट न्यूज़ जैसे छोटे और मतलब एक स्टार्टअप है इनिशिएटिव्स के साथ में, बहुत सीमित संसाधनों के साथ वो काम करते हैं, पर वो बहुत प्रभावी काम है क्योंकि इस झूठ को पकड़ने का काम जिन सारे लोगों को करना चाहिए था वो, हालांकि सरकार ने अपने भी फैक्ट चेक खोल रखे हैं जो कि वो भी झूठ बोल रहे थे उस दौरान जो है, और भी कई हैं जो कि, और वो कई सारे फैक्ट चेकिंग इस देश में मिलावटी काम भी करते हैं। तो प्रतीक इसलिए आपका काम खासा महत्वपूर्ण है। अ, तो ये जो इसका जो स्केल और स्कोप जिसको बोलते हैं कि जब ये ऐसा एक बिस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर जैसे मैं फैलाऊं जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स या कैचमेंट नहीं है, पर अगर जब अमित मालवीय ऐसा करते हैं या जैसे सत्ता में कोई व्यक्ति करता है या एक चैनल का हेड जब ऐसा करता है, तो उसका असर किस तरह से होता है? एक्चुअली पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हुआ, इलेक्शन के टाइम हुआ। एक्चुअली अभी अ, हर हर इवेंट के अराउंड नैरेटिव मैनेजमेंट होता है। तो चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, उसके टाइम भी हम लोगों ने पीक देखा था। चाहे वो कोविड हो, चाहे वो दिल्ली राइट्स हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। और तो हम लोगों ने उस स्टोरी में हम लोगों ने एक और एक ग्राफ भी इंक्लूड किया है जो मंथ वाइज
कौन से इशू के अराउंड मिस इन्फॉर्मेशन पीक हुआ है वो भी हम लोगों ने दिखाया। हर महीने एक दो इवेंट्स, न्यूज इवेंट्स होते हैं और उसका नैरेटिव मैनेजमेंट होता है। उसका नैरेटिव मैनेजमेंट दो तरह से होता है। एक तो होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा एक नैरेटिव मैनेजमेंट होता है। जरूरी नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल आउटराइट मिस इन्फॉर्मेशन डाले। ऑपरेशन सिंधु उन्होंने डाला था, आउटराइट कहा था कि कराची का पोर्ट ले लिया गया है, इस्लामाबाद में कुछ हो गया है। और फिर उन्होंने इतना मिस इन्फॉर्मेशन डाल दिया था कि एक टाइम्स नाउ से एक जुड़े हुए एंकर है, वो फिर आके उन्होंने सफाई भी दी थी कि ठीक है हम लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन डाला है, लेकिन हम लोग तो देश के हित में मिस इन्फॉर्मेशन डाल हित में डाल झूठ रहे बोल थे। रहे हैं जी। हाँ, देश के हित में हम लोग डाल रहे थे। हम लोगों ने तो ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान इंडिया में घुसा है, हम लोगों ने ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान में घुस चुका है, उसमें क्या गलत है। और आप लोग समझते नहीं हो कि वॉर टाइम पे एक प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है और हम लोग उसके भाग है। इन शॉर्ट, उन्होंने 9 मिनट का एक वीडियो बना था जो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से डाला गया था। जी। तो जिसमें ये भी एक सिर्फ बहुत एक क्यूरियस बात है कि बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से कोई एक इंडिपेंडेंट एंकर का मोनोलॉग क्यों डाला जा रहा है। और वो साथ में काम कर रहा है, वही तो दिखा रहा है ना कि एक जो एंकर है जो टाइम्स नो के साथ काम कर रहा है, वो सब टाइम्स नो में ये सब कुछ बोल रहे, फिर एक 9 मिनट का मोनोलॉग बना रहे, वो बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल डाल रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं नैरेटिव मैनेजमेंट की बात कर रहा था। तो एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया से होता है, फिर दूसरा होता है जहां आउटराइट झूठ बोला जाता है, वो थ्रू सोशल मीडिया। जहां कुछ कुछ चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल सकती वो सोशल मीडिया पे बोला जाता है, और फिर काफी बार रीसर्कुलेट होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि सोशल मीडिया पे ये बोला जा रहा है, हम लोगों ने नहीं बोला है, सोशल मीडिया पे ये बोला जा रहा है। तो तो हर चीज में अभी जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, तब स्थिति इस तरह इस वहां तक पहुंच चुकी थी कि एक जो इंडियन स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था, उसको गोली लगी और उसका डेथ हो गया। आई थिंक कीव में ही हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी सिटी में हुआ था। अ, तो तो एंड वो लोएस्ट पॉइंट था, और उस टाइम पे ये भी हो रहा था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू हो रहे थे वो पाकिस्तान के बसेस में रेस्क्यू हो रहे थे। यानी फॉर दिस गवर्नमेंट दैट इज अ नाइटमेयर कि रेस्क्यू हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान के बसेस के थ्रू जा रहे हैं, एंड दे आर सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट कि कैसे उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट किया गया था और कैसे उन लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तो तब जो नैरेटिव था वो मैं बोलूंगा कि वो बिल्कुल बीजेपी अगेंस्ट था। लेकिन कैसे वो नैरेटिव शिफ्ट हुआ, जैसे जब ये डेथ हुआ तो वहां से एक आज तक के जर्नलिस्ट थे यूक्रेन में, वो बोल रहे कि दैट हम लोग को गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पहले ही बोल दिया था कि निकल जाओ, आप लोग नहीं निकले, कि स्टूडेंट्स नहीं निकले, इसलिए उन लोग का प्रॉब्लम है। और ये तो काफी बार स्ट्रैटेजी रहा है, चाहे वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो, चाहे वो रेप केस हो, कि आप उसको उल्टा कर दो, आप इल्जाम लेने के बदले उसको उल्टा कर दो। कि और चाहे दिल्ली राइट्स हो, अभी रिसेंटली जो उमर खालिद और शर्जील इमाम का बेल रिजेक्ट हुआ है, ये ऐसे राइट्स हैं जहां मेजॉरिटी मुस्लिम्स का डेथ हुआ है, और हिंदू भी मरे, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम्स का डेथ हुआ है, लेकिन उसमें उसमें मास्टरमाइंड कौन है? शर्जील इमाम और उमर खालिद। यूएपीए की ज्यादातर तो केस उन पे लगाए गए हैं, जबकि जो लोग हाँ, उस समय खुलेआम धमकियां दे रहे थे और वो अब हाँ, कानून के मंत्री बन गए हैं दिल्ली हाँ, में, कपिल मिश्रा, जो हाँ। साफ क्लिप सबके और सामने। ठीक है, कपिल मिश्रा धमकियां दे रहे थे, लेकिन अगर आप गुजरात में 2002 में थे, और अगर आप तब का देखें तो इट वाज क्लियर कि वहां भी मुस्लिम्स ज्यादा मरे थे, हिंदू कम मरे थे, दोनों समुदाय, हर राइट पे दोनों समुदाय के लोग मरते हैं। लेकिन वहां क्लियर था कि कौन से नाम बाहर आ रहे थे, बाबू बजरंगी, माया खुदानी, ये सब नाम बाहर आ रहे थे। वहां तब कोई डाउट नहीं था कि राइट्स किन्होंने इंजीनियर किए। अभी अभी ऐसा नैरेटिव मैनेजमेंट होता है कि राइट्स भी इंजीनियर करते हैं और उसका पूरा नैरेटिव फ्लिप कर देते हैं
कि दिल्ली राइट्स तो एंटी हिंदू राइट्स थे। जो मर रहे हैं वो खुद ही अ, अपने खिलाफ दंगे कर रहे हैं, मतलब ये कुल मिला के जो एक नैरेटिव सामने जो आता है। और वो तीनों, खैर हम लोग पीछे भी बात कर रहे थे, तो ये जो तीनों चीजें हैं, 92 के बाबरी मस्जिद के समय का जो जो लड़ाई थी, तो उस समय टीवी चैनल्स लगभग नहीं थे, दूरदर्शन और मैगजीन्स थे, अखबार थे। 2002 के समय टीवी चैनल्स में दंगे हो रहे थे, और अब जो दिल्ली में जो हुआ वो सोशल मीडिया के दंगे थे। तो उन तीनों का भी एक इंफॉर्मेशन का एक अलग, जिसको बोलते हैं डिसेमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक अलग तरह से हुआ, और उसका असर भी उस तरह से होता रहा है। तो इसमें मैं एक इसका छोटी सी बात जी और जोड़ना चाहूंगा ये नैरेटिव मैनेजमेंट के बारे में ही, क्योंकि वो छूट जाएगी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, ये नैरेटिव मैनेजमेंट हो रहा है। बट हम लोग ये जो आईटी सेल बोलते हैं, हम लोग उसमें एक चीज भूल जाते हैं कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनीज है उनको हायर किया गया है। और ये एक एक एंड वो लोग काफी इंस्टाग्राम पेजेस चला रहे हैं, काफी ट्विटर अकाउंट्स चला रहे हैं, काफी बॉट अकाउंट्स चला रहे हैं, काफी फेसबुक पेजेस चला रहे हैं, और वहां सब भी ये मिस इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई किया जा रहा है। तो अ, आप पूछ रहे थे क्या डिफरेंस है पहले से। और मैं बोलूंगा कि हर साल ये डिफरेंस है कि जो भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी हायर करिए पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स को, अभी हर पार्टी हायर करिए, वो एक पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका है। जो प्रशांत किशोर से शुरू हुआ था 2014 के पहले, वो अभी एक हर पार्टी हायर करती है। और इन लोग के ऊपर हम लोग अ, अ, एक क्रिटिकल लेंस से नहीं देख रहे कि ये पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पीछे से काम कर रहे हैं, उन लोग का सामने नाम नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे पेजेस है जो जो प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए के तरह चल रहे हैं, और वहाँ इंडस्ट्रियल स्केल पे मिस इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो हम लोग एक ऐसे सॉर्ट ऑफ सोसाइटी इज एट अ स्टेज की हम लोग जानते हैं कि हम लोग की सोसाइटी के क्या फॉल्ट लाइंस है। हम लोग जानते हैं कि जो एल्गोरिथम स्लैश एडवर्टाइजर ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी क्या फॉल्ट लाइंस है। वो दोनों के फॉल्ट लाइंस को किस तरह से बेस्ट अब्यूज किया जाए कि ताकि इलेक्ट्रल गेन्स हो। और हम लोग आज उस स्पेस में आ गए। तो जो चेंज हुआ है वो ये अब्यूज चेंज हुआ है कि कैसे ब्लेटेंटली इन फॉल्ट लाइंस को एवरी ईयर ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है। इस बार एआई रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर था 2025 में, जहाँ एआई रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन बहुत आया। जहाँ फॉर एग्जांपल बीजेपी आसाम का जो हैंडल है वो एआई जनरेटेड क्लिप्स बना रहा है एंड विच इज टारगेटिंग द आसामीज मुस्लिम्स। जहां बीजेपी ने एक क्लिप बनाया था, बीजेपी को डिलीट करना पड़ा था। तो हर साल जो चेंज होता है वो चेंज हो रहा है कि हम लोग और कितने ब्लेटेंट हो जा रहे हैं हेट स्पीच डालने में। हम दिस ईयर हम लोगों ने ये जो आर्टिकल लिखा था वो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर लिखा था, लेकिन हम और फ्यूज में हम लोग हेट स्पीच भी डॉक्यूमेंट करते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। और एवरी ईयर मिस इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि आप एक पार्टी या एक इंडिविजुअल को टारगेट करें, जब आप किसी और किसी कम्युनिटी को टारगेट करें, जब आप किसी कम्युनिटी को ईयर आफ्टर ईयर आप उनको डेमोनाइज करते हैं, तो उस कम्युनिटी को एक सेकंड क्लास सिटीजन के हिसाब से लोग देखना शुरू करते हैं। और फिर बहुत इजी है उस कम्युनिटी के बारे में कुछ भी बोलना। नंबर वन। नंबर दो, हम लोग की जो सिटीज है, स्मॉल टाउन से सब हम लोग एक अभी घेटोज में रहते हैं। बहुत कम सॉर्ट ऑफ यू नो देयर कॉमन स्पेसेस बहुत कम हो गए। ये अगेन मॉडल शुरू हुआ था अहमदाबाद में, जहाँ जुहापुरा बना था, जहाँ पूरा मुस्लिम समुदाय जुहापुरा में रहा था। तो आप कुछ भी, और बहुत कम इंटरसेक्शन था हिंदू और मुस्लिम समुदाय में, नहीं था, अभी भी नहीं है। तो बहुत इजी है भड़काना कि देखो वो लोग ये करते, देखो जुहापुरा में ये होता है। जैसे जब इवन तब गुजरात में पुलिस एफआईआर हुई थी कि मिनी पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये ऑफिशियल पुलिस एफआईआर में लिखा गया है कि मिनी पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है 2023 से 24 से 25 से 26 की, हम लोग का सोसाइटी
इंक्रीजिंगली एक पोलराइज सोसाइटी बना दिया गया है मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा। और अभी ये हाल है कि हर रोज एक हेट क्राइम हो रहा है, हर रोज हेट स्पीच लोग बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ने जो 2024 में बोला, हर दिन उन्होंने कुछ बोला कि कहीं की मंगलसूत्र ले लेंगे, कहीं की ये ले लेंगे, वो भी एक फॉर्म ऑफ हेट स्पीच है। तो दैट इज द चेंज, दैट इज दैट मैंने देखा है ईयर आफ्टर ईयर। ये भी एक तरह का नॉर्मलाइजेशन है कि जहाँ पे पहले ये एक तरह की बात या तो लुक छिप के बोली जाती थी या इशारों में कही जाती थी, पर अब वो सारे पर्दे जो हैं हटा दिए गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग जो हैं वो हेट स्पीच कहते हैं, और झूठ बोलने में किसी को कोई बहुत अधिक तकलीफ नहीं होती। हम ये भी जानते हैं कि सरकार अपनी जनता के साथ या प्रेस के जरिए या संवाद करने में यकीन नहीं करती है, तो वो आप उनसे पारदर्शिता या जवाबदेही की उम्मीद थोड़ी सी कम करते हैं जब, और ये भी एक देखते हुए चले जा रहे हैं। और फिर ये भी है, जो अगली बात ये है कि जो डेटा है उसको लेकर आप हमेशा एक डिनायल में रहते हैं, या उसको आप बोलते हैं कि तो भारत विरोधी है इसलिए इसको माना नहीं जाना चाहिए। और ये भी लगातार हम देखते रहे हैं, चाहे कोविड की मौतें हों या हमारा अपना इकोनॉमी को लेकर जब भी डेटा आता है, या ह्यूमन राइट्स को लेकर जब डेटा आ रहा होता है। तो फिर ये मुझे एक सवाल ये भी पूछना था कि आप लोग क्योंकि इस देश में बहुत सारी चीज़ें खतरे में रहती हैं प्रतीक, तो आप लोगों पे कितना खतरा मंडराता है, क्योंकि ये बहुत साहस का काम है। ये पूरा का पूरा फैक्ट चेक करना और इस तरह से और सही बात लोगों तक बताना, खास तौर पर उस जगह पे जहाँ पे ये अब एक नॉर्मलाइज हो चुका है, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे कि नैरेटिव मैनेजमेंट किस तरह से हमारे एक सामान्य हो चुका है। अब वो, अब कोई किसी को बुरा कह रहा होता है तो हमें लगता है कि हाँ, अब इसके साथ जीना पड़ेगा, जो वाली जो बात आ गई है हम सबके बीच में। तो आप जो एक काम कर रहे हैं जो बहुत साहस का है, और जाहिर तौर पे काफी सारे खतरे भी आप लोगों ने उठाए हैं। दर्शकों ने बहुत सारी देखा होगा जब जुबैर को कई बार एक बार वो गिरफ्तार भी हुए, कई सारे कोर्ट केसेस आप लोगों के खिलाफ किए, क्योंकि आप सच बताने की अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में बताइए कि आपका ये काम इतना मुश्किल क्यों होना चाहिए, फैक्ट चेक करने का, फेक न्यूज़ को हाईलाइट करने का, और हेट स्पीच के बारे में बताने का। तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस है, लीगल चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है। जुबैर को अरेस्ट किया गया था 2022 में, आई थिंक 21 22 22 22 में अरेस्ट किया गया था। और फिर वो 23 दिन जेल में था। फिर थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया तो उसको बेल हुआ। एंड देन और बहुत सारे केस उसके ऊपर लगाए गए। तो ये तो एक टारगेटिंग सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था, एक इंडिविजुअल का भी टारगेटिंग था। ये केस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लग रहे थे, ये जुबैर पे लग रहे थे। और इसलिए भी लग रहे थे क्योंकि प्राइमरी कॉज था कि आइडेंटिटी का, कि एक मुस्लिम वॉइस है जो कुछ बातें, यू नो, ही सेइंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, और कैसे बोल रहा है। और अगेन उमर खालिद और शर्जील इमाम को इसलिए टारगेट किया गया, चाहे वो जुबैर हो। जुबैर लकी था कि उसको 23 दिन में बेल मिल गई। उमर खालिद, शर्जील इमाम को भी उसलिए टारगेट किया गया है, और भी लोगों को टारगेट किया गया है। जिन लोग, अभी 5 जनों को भी जेल मिली, उसके पहले कुछ लोगों को बेल मिली। तो मेजोरिटी मुस्लिम कम्युनिटीज है जिन जिन लोगों को टारगेट किया गया है। तो एक तो वो है, बट अदर देन दैट हम लोग को यू नो अभी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाना, वो भी एक चैलेंज हो गया, क्योंकि इतने कंप्लायंसेस होते हैं, हम लोग पेपर वर्क में डूबे होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना, माय मदर निजय सिन्हा, शी इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, और पूरा जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ है, वो पूरा फाइनेंस एडमिन वो देखती है, अलॉन्ग विद, और एक हम लोग के दोस्त है भरत भाई, वो भी हम लोग के साथ 5-6 साल से काम कर रहे हैं। तो वो भी एक वो जो एक लेबर है वो दिखता नहीं है सामने, मेरा और जुबैर का लेबर दिखता है, लेकिन वो जो पीछे इन जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, हर रिसीट को चेक कर रहे हैं,
देख रहे हैं कि कुछ गलती नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो बार बार ऑडिटिंग कर रहे हैं, इंश्योरिंग की फाइनेंशियली हम लोग बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन है। तो तो वो भी बहुत एक बड़ा काम होता है। और वहाँ भी नोटिस हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी है कि कोई लोकल बॉडी से नोटिस आ रहा है, कोई लोकल ऑफिस से नोटिस आ रहा है, कोई लोकल ऑफिसर दे रहा है, वो जरूरी नहीं है खुद देना चाहता है या देना चाहती इसलिए दे रहे हैं, वो कहीं ऊपर से प्रेशर है। तो अभी हम लोग उस बात को सोशल मीडिया पे उछालेंगे तो उस ऑफिसर पे प्रेशर बनता है कि उसके बारे में कुछ करना होगा। तो हम लोग इसको बहुत क्वाइट रखते हैं, हम लोग नहीं बोलते। मैं ये इसलिए भी इस फोरम में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रैटेजी जो काफी यंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग सबसे पहले अपना लीगल इशू सोशल मीडिया पे उसको बोलते हैं कि देखो ये हो रहा है वो हो रहा है। बट मुझे लगता है कि वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप उसको एक लो वॉल्यूम पे जस्ट वो लोकल ऑफिसर से डील करोगे तो हो सकता है कि वो बात आगे ना बढ़े, और नहीं बढ़ती है काफी बार। तो तो लेकिन ये सब नोटिसेस हम लोग ने काफी नोटिसेस आती है हम लोग के पास, जिसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को रेडी करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें अदर देन जर्नलिज्म हम लोग का बहुत सारा लेबर इसमें जाता है। जी। अ, और तो ये अलग अलग चैलेंजेस तो है। इस मिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में जो एक और चीज जो है, जिन लोगों को निशाने पर लिया गया है इसके लिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन तो किस बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक तरफ तो खैर यह है ही कि भारत सबसे दुनिया का सबसे विश्व गुरु और महान और दुनिया भर की जो विशेषणों के साथ युक्त जो महान राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात भी हम लोग लगातार करते रहते हैं। पर ये जो मिस इन्फॉर्मेशन में जो निशाना लगाया गया है इस रिपोर्ट में, जो जैसे कि उसमें मुख्य तौर पे नाम जो है राहुल गांधी और सोनम वांगचुक का आप लोगों ने लिया है इसमें रिपोर्ट, हम्म। जिनको जिनको टारगेट किया गया है इसमें मिस इन्फॉर्मेशन में। तो ये भी है, इसके बारे में अगर आप बता पाएं। तो कुछ साल पहले मैंने एक आई वाज को-ऑथर इन अ बुक जिसका नाम था इंडिया मिस इन्फॉर्म्ड। जी। और ये ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए इसको। तब से लेकर अगर कोई सबसे टारगेटेड पॉलिटिकल फिगर है तो राहुल गांधी। उसमें भी हम लोगों ने एक चैप्टर लिखा था राहुल गांधी के ऊपर कि कैसे उनको टारगेट किया है। तब सोनिया गांधी वॉज मोर इन द पॉलिटिकल स्पेस, तो सोनिया गांधी को भी बहुत टारगेट किया जाता है। अभी इतना नहीं किया जाता है, नहीं तो पहले वो बार डांसर है, ये सब अलग अलग फोटोग्राफ्स, कोई हॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस की के फोटोग्राफ्स डाल के टारगेट किया जाता है, अलग अलग तरह से टारगेट किया जाता था। बट राहुल गांधी कंसिस्टेंटली फिगर रहा है जो जिनको टारगेट किया जाता है। सोनम वांगचुक वो इस साल के एक्टिविस्ट है जिनको गवर्नमेंट को लगा कि उनको टारगेट करना चाहिए। और जो अ, काफी जो लोग बीजेपी से जुड़े हैं उन्होंने सोनम वांगचुक को टारगेट किया। पहले ये उमर खालिद भी रह चुके हैं। तो और फार्मर्स प्रोटेस्ट में किसी पर्टिकुलर इंसान को इतना टारगेट नहीं किया गया था क्योंकि कोई एक ऐसे इंडिविजुअल फेस बन के सामने नहीं आया था। जी। वो एक और ज्यादा उनको ब्रॉड बेस्ड खालिस्तानी कहा कि उनको खालिस्तानी बताना, तो वैसे टारगेट किया गया था। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी वॉइस ऑफ ऑपोजिशन को सबसे में टारगेट किया जाता है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन एक डेफेमेशन टेक्निक भी है कि कैसे किसी को डिफेम किया जाए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा कि जो तवलीन सिंह के सन है, उनका नाम भूल जा रहा हूँ मैं, आतिश तासीर। आतिश तसीर। तो उन्होंने जैसे टाइम मैगजीन में जब आर्टिकल लिखा था, डिवाइडर इन चीफ वो नाम से, जी, हम उसका कवर भी हाँ आते हैं जब तो आ रहे हैं। हाँ हाँ तो इमीडिएटली विकिपीडिया पेज उनका एडिट किया गया और लिखा गया कि वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, और उस विकिपीडिया पेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया। पहले शैला रशीद अभी दूसरे काम में चली गई है, लेकिन जब शैला रशीद एक वॉइस ऑफ ऑपोजिशन थी तब उनको बोला गया था कि कैसे उन्होंने ये जो
हथरस और कठुआ विक्टिम्स के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था, कैसे उन्होंने साइफन कर लिया है पैसा। तो ऐसे जो एलिगेशंस है वो सब समय इंडिविजुअल्स पे लगते हैं, ताकि ताकि उनके अराउंड वो, बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत इफेक्टिव टूल है और डेफेमेशन, और वो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्चुअली अगर कोई और न्यूज के खिलाफ जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो अगर डॉक्यूमेंट करने लगे तो हम लोग का भी नाम ऊपर आएगा, लेकिन वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा है तो हम लोग भी उस ग्राफ में आएंगे काफी ऊपर। लेकिन लेकिन वी ऑल्सो गो थ्रू द सेम थिंग कि हम लोग के खिलाफ काफी मिस इन्फॉर्मेशन डाला जाता है कि सोरोस से पैसा आता है, इधर से पैसा आता है, उधर से पैसा आता है, क्या कुछ बोला जाता है। तो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि कैसे एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या एक मूवमेंट को डिफेंड किया जाए। एक तो बात शायद ये भी है कि जो आप बता रहे हो सबसे ज्यादा डिफेम भी किया जाता है, सबसे ज्यादा सवाल उन पे खड़े किए जाते हैं जो सच बता रहे हैं। तो फिर ये जो मतलब कुल मिला के मुझे मुझे तो ये लगता है कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ 32 एक साल से, पर सबसे ज्यादा जर्नलिज्म का काम ये है जो आप लोग करते हैं। जो जर्नलिज्म जिनको करना चाहिए था वो लोग नहीं करते, जिनको सरकार एक ईमानदारी के साथ लोगों को बताना चाहिए था कि ये सच बताना चाहिए लोगों को, तो वो भी नहीं बता रहे। पर साथ में ये भी एक बात है कि ये जो जिस तरह से ये एक एक ग्रेडियंट में जो बदलता चला जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि अब ये इस साल एआई का साल था, जो झूठ बोलने में, भ्रामक जानकारी देने में, तोड़ मरोड़ के चीजों को पेश करने के। तो भारत जैसे देश में जहाँ खास तौर पर साक्षरता की दर काफी कम है, जहाँ पे हर कोई मोबाइल पर है, हर कोई वीडियो देख रहा है, तो उस दिमाग के लिए ये चीज कितनी भयावह हो सकती है, प्रति कितनी खतरनाक हो सकती नहीं, बहुत खतरनाक है। और हम लोग का एक्चुअली मैं कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, वहाँ ग्लोबल स्केल पे बात होती है मिस इन्फॉर्मेशन की। इनफैक्ट अगेन इधर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है वहाँ भी एक लॉपसाइडेड अप्रोच होता है कि यूरोप में क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, अमेरिका में क्या मिस इन्फॉर्मेशन है। जो साउथ एशिया में इंडिया, है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जहाँ एक्चुअली लोग मिस इन्फॉर्मेशन के चलते मरते हैं। म्यांमार में एक्सोडस होता है, श्रीलंका में राइट्स होते हैं, अहमदाबाद में, तो इंडिया में राइट्स होते हैं, बांग्लादेश में राइट्स होते हैं, पाकिस्तान में राइट्स होते हैं। ये देशों की बात नहीं होती, और रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता। अभी हम लोग थोड़ा मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे भी काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं। द डिफरेंस इज कि यहाँ अगर आपको पढ़ाना हो, अ, मैं कुछ स्कूलों में गया हूँ यहाँ वेस्ट बंगाल में, जहाँ कोविड के बाद में क्योंकि काफी लोगों को पास कर दिया गया है जी। कोविड के दौरान 2 साल। तो ऐसे बच्चे हैं जो 7th स्टैंडर्ड में है लेकिन एक लाइन नहीं पढ़ पाते। तो तो उनको हम लोग कैसे पढ़ाए अगर जब जब लिटरेसी ही नहीं है तो कैसे पढ़ाए। तो इंडिया में जो चैलेंज है कि चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, वो दैट इज मेनी फोल्ड्स एज कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएस। तो और क्योंकि काफी जगह बेसिक लिटरेसी लेवल्स भी नहीं है, इसलिए हम लोग एक वीडियो कंज्यूमिंग नेशन हो गए। हम लोग का रीडिंग बिल्कुल जीरो हो गया है, जी। हम लोग सिर्फ वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं। तो और इसका इफेक्टिवनेस बढ़ा जब जियो लॉन्च हुआ 2016 में, 2017 में, 2016 नवंबर में, सेम मंथ एज डिमोनेटाइजेशन जियो लॉन्च हुआ था। और वो जो 2 GB मिला, और इंडिया हैज द चीपेस्ट डेटा रेट्स इन द वर्ल्ड। तो और फिर हम लोगों ने जो वीडियो कंज्यूम किया, आप देखोगे कि वो 2016 के बाद में एक शिफ्ट हुआ है। देयर इज अ एरा बिफोर 2016 नवंबर एंड देयर इज अ एरा आफ्टर 2016 नवंबर। और उसके बाद में जो रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, क्योंकि अभी जैसे वो बुल्ली बाई सुल्ली डील्स हुआ था, आप हम लोग मुझे लग अगेन ये सब चीजों को थोड़ा अगर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें कि बुल्ली बाई सुल्ली डील्स क्या था। कि कुछ यंग लड़के कोविड के बाद में उन लोगों ने एक यूट्यूब चैनल पे बोला कि हम लोग
मुस्लिम औरतों को एक्सटॉर्शन करेंगे, वो दीज मुस्लिम वुमेन आउटस्पोकन वॉइसेस ऑन सोशल मीडिया, जो उस इवेंट के बाद में काफी सब उन लोग की वॉइसेस दब गए, दे डोंट वांट टू कम ऑन सोशल मीडिया। लेकिन द अदर एनालिसिस ऑफ दिस इज कि जब फाइनली ये इशू बहुत बढ़ गया, तब जब पुलिस ने अरेस्ट किया, तब महाराष्ट्र में तब भी ये कांग्रेस शिवसेना की गवर्नमेंट थी, वो महायुति जो भी बोलते जी हैं। और उन्होंने जाके जब अरेस्ट किया, तो एक गुवाहाटी में एक लड़के को अरेस्ट किया, और कुछ रिपोर्टर्स वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा कि पेरेंट्स को पूछा कि आपको पता था? तो वो बोले कि मुझे पता भी नहीं था, हम लोग को पता भी नहीं था, ये बच्चा रूम में बैठ के, हम लोग को लग रहा है कि रूम में बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन ये रूम में बैठ के ये कर रहा था। और उसको अगर थोड़ा और डीपली एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि ये पोस्ट कोविड फेज था, जहां सब बच्चे रूम में बैठ के पढ़ रहे थे, पेरेंट्स का सुपरविजन बहुत कम था, और वो क्या कंटेंट देख रहे थे हम लोग को नहीं पता। ये 16 साल का बच्चा था जो जी अरेस्ट हुआ है गुवाहाटी में, जी और 2 साल में इतना उसने ऑनलाइन कंटेंट देखा कि वो रेडिकलाइज हो गया। दिस इज अ फॉर्म ऑफ जी रेडिकलाइजेशन, जी। कि आप अपने अपने स्टडी टेबल पे बैठे बैठे रेडिकलाइज हो रहे हो। नहीं, वो दोनों चीजें उस पर कि रेडिकल 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 प्रोपोगंडा के साथ साथ पोर्नोग्राफी एक साथ, वो दोनों दोनों समान श्रद्धा या समान क्या बोलते हैं लगन के साथ वो दोनों चीजें देख रहा है, तो ये दोनों मिक्स होके निकल के आ रही है ना, इसमें सिर्फ एक पक्ष नहीं है, हाँ, सिर्फ धर्म का पक्ष। तो हम्म, हाँ, सो मैं वो एक एक्सट्रीम एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि ये एक 16 साल का लड़का अपने स्टडी टेबल पे बैठे बैठे वीडियो कंटेंट देख के रेडिकलाइज हो रहा है, और वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपका जो सवाल है कि क्या हो रहा है इतना वीडियो कंटेंट देख के, और जवाब है कि ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है। वो जो राजस्थान में क्या नाम था भूल गया, जिसने एक एक बंगाली मुस्लिम को हैक करके मार डाला, लाइव और और रिकॉर्ड है, और हाँ वहाँ पे लाइव रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करके, मैं अभी अक्यूज और विक्टिम दोनों का नाम भूल रहा हूँ, जी लेकिन बीबीसी ने जाके वहां एक ग्राउंड रिपोर्ट किया था कि कैसे ये जो इंसान था, उसके पास एक रेगुलर जॉब थी, फिर जॉब गई, फिर वो ये सोशल मीडिया देखने लगा, एंड धीरे धीरे वो रेडिकलाइज हुआ, और वो पूरा जो विलेज था वहां बहुत लोगों के मोबाइल में ऐसे वीडियोस थे। तो ये जो जो एक जो वीडियो प्रोडक्शन हो रहा है, जो एक बहुत और उसने एक्सट्रीम एक बच्चे कंटेंट, से रिकॉर्ड कर रहा है ये हाँ, एक उसमें। बच्चे से रिकॉर्ड करवाया था, या तो ये जो वीडियो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, ये सब से भरा हुआ है, उससे बेसिकली सोसाइटी धीरे धीरे रेडिकलाइज हो रहा है, और उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि हेट क्राइम बढ़ रहा है। ये जरूरी, द द डिफरेंस बिटवीन बजरंग दल एंड द बुल्ली बाय सुल्ली डील इंसिडेंट, इसकी बजरंग दल एक कंट्रोल रेडिकलाइजेशन, और इधर आपको नहीं पता कि कौन कौन से स्टडी टेबल पे बैठ के रेडिकलाइज हो रहा है, तो ये एक अनकंट्रोल्ड रेडिकलाइजेशन हो गया है। जी। तो तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, कि अगर सोशल मीडिया में इतना एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट आता है तो उससे क्या होता है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है। ये वर्ल्ड ओवर हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रभाव कैसे हो रहा है, चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट इमिग्रेंट्स हो, चाहे अलग अलग टाइप की जो वायलेंस हो, जो वर्ल्ड ओवर एक राइट विंग का जो राइज हो रहा है, दैट इज आल्सो एडेड बाय सोशल मीडिया। बिल्कुल। और खास तौर पे उन लोकतांत्रिक जगहों पे जहाँ पे चुनाव आते हैं और उसको लेकर एक मुद्दा बनाया जाता है, वो हम अमेरिका में भी देख सकते हैं, पूरा यूरोप में, हर हर राज्य में, हर देश में ऐसा हो रहा है। और भारत में भी, जैसे कि आप, बिहार का मामला था तो अलग था, बंगाल का है तो अलग है, महाराष्ट्र का होगा फिर कुछ और होगा। और वो इसलिए, पर ये कि लोग क्या करें प्रतीक, आप लोग तो ये जो काम कर रहे हैं, ये तो ये बहुत बड़ा काम भी है और बहुत साहसी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। पर जो इस समय जो एक जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जो अभी 12वीं क्लास से निकलते ही पहली बार वोट देने जाएंगे, जो और क्या बोलते हैं, जो दूसरी बार पहली बार वोट देने जाएंगे, तो 18 साल के बच्चे जो हैं, जो कि इस देश में बहुत सारे हैं, और आधा देश 30 साल के नीचे है। तो
उसका फिर पूरी दुनिया में आप भी जैसे आपने कहा कि आप दुनिया में लोगों से बातचीत करते हैं इस बारे में, इसका रास्ता जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से नीचे के बच्चों के सोशल मीडिया बैन कर दिया, पर मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे काम करेगा, क्योंकि उसको लेकर भी काफ़ी सारी स्टेक होल्डिंग चाहिए, जो कि अब जैसे कि आपने कहा वो रही नहीं, क्योंकि अगर बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो फिर आप कैसे उनको रोकते हैं या बाकी चीज़ें कैसे करते हैं। तो अगर माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें कि ये सब ना हो इस देश में, तो उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए? मतलब मैं समझता हूँ जब वो अगर वो चाहेंगे तो अगर हम 8 बजे निकल के थाली बजा सकते हैं, तो हम ये सब भी रोक सकते हैं जब चाहे, मतलब उनके चाहने से सब हो सकता है। तो पर वो हो कैसे, होगा कैसे? ये जो इशू है, ये सिर्फ इंडिया इज नॉट, इट्स नॉट जस्ट इंडिया ट्राइंग टू लुक फॉर एन आंसर। सब लोग इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मानो 16 साल के नीचे सोशल मीडिया बैन, एज वेरिफिकेशन, बहुत ईयू बोल रहा है कि एज वेरिफिकेशन होना चाहिए, यूएस के कुछ स्टेट्स बोल रहे हैं कि एज वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये बहुत अलग कंट्री सेम इशू के साथ ग्रैपल कर रहे हैं कि जो यंग लोग हैं अभी, नेटफ्लिक्स में एक एडोलेसेंस बोल के एक फिल्म आई थी जो इसी को ही फिक्शनलाइज किया है, लेकिन इसी को ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट जब मैंने देखा वो, तो मुझे सिर्फ सीधा बुल्ली भाई सुल्ली डील से याद आया कि कैसे एक लड़का अपने स्टडी टेबल में बैठ के, उसकी ऐसी मानसिकता हुई कि उसने जाके क्लासमेट को मार दिया। वो इट वाज नो डिफरेंट देन जो हम लोग इधर रियल लाइफ में देखते हैं इंडिया में। तो इस इशू के साथ सब कंट्रीज ग्रैपल कर रहे हैं। कोई बोल रहे कि एज वेरिफिकेशन करो, कोई बोल रहे कि बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। बाकी सब कंट्रीज ये भी कर रही है कि मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्कूल्स में शुरू कर रही है। मेरे हिसाब से मेरे पास कंप्लीट आंसर नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। नंबर वन, कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी है, जो बोल रहे हैं कि 6 बिलियन पीपल को हम लोग कनेक्ट करेंगे, 7 बिलियन पीपल को हम लोग कनेक्ट करेंगे, देयर शुड बी नो ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मॉडरेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो सब एडवर्टाइजर ड्रिवन है। वो कंटेंट मोनेटाइज कर रहे हैं, और इतना कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मॉडरेट करना इम्पॉसिबल है। जी। तो ये जो प्रॉफिट ड्रिवन, एल्गोरिदम ड्रिवन, एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन, हम लोग की जो कम्युनिकेशन सिस्टम, हम लोग के कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो एक पब्लिक कॉमन्स है, एक डिजिटल कॉमन्स है, हम लोग तीन देख रहे हैं कि हम लोग के जो रिवर्स, जो कॉमन्स थे, जो सामूहिक, जो एक शेयर्ड रिसोर्स थे, वो शेयर्ड रिसोर्स नहीं रहे। हम लोग के लेक शेयर्ड रिसोर्स नहीं रहे, हम लोग के हिल्स शेयर्ड रिसोर्स नहीं रहे। लेकिन हम लोग वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि लेक्स, रिवर्स, हिल्स, ये सब एक शेयर्ड रिसोर्स है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अगर अरावली वहां अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग को ये इन्हेरेंट अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब इंटरनेट आता है, हम लोग वो अंडरस्टैंडिंग, हम लोग इंटरनेट के स्पेस में हम लोग नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं कि वो एरिया भी पूरा प्राइवेटाइज हो गया है। कि जैसे अगर अरावली में अगर माइनिंग हो रहा है, हम लोग नहीं चाहते कि प्राइवेट कंपनीज आके उस टेक ओवर कर ले, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया है, वहाँ जो मोनोपोलीज है, दैट इज फार ग्रेटर। अगर आप ऑफलाइन मोनोपोलीज देखेंगे, तो रिलायंस पेट्रोलियम का कितना अगर आप जियो देख ले फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट क्रॉस 50%। अगर अभी भी कुछ 40% है। लेकिन आप अगर गूगल देखे, तो उसका 80% मार्केट शेयर है। ऑफलाइन मोनोपोली 40% मार्केट शेयर है, ऑनलाइन मोनोपोली 80% मार्केट शेयर है। अगर आप मेटा देखिए, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप, उसका मार्केट शेयर इज क्रेजी। तो जो हम लोग ये नहीं देख रहे हैं ये कि ऑनलाइन मोनोपोलीज आर मच बिगर देन ऑफलाइन मोनोपोलीज, और वहां ये मोनोपोली को तोड़ना ही होगा। देयर इज नो वे आउट टिल द टाइम दीज मोनोपोलीज एग्जिस्ट। क्योंकि और हम लोगों ने भी रिसेंटली देखा इंडिगो के साथ जो हुआ, कि इंडिगो एक मोनोपोली बना दी गई है, बन गई है इंडिगो। और जब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एनफोर्स किए, तो इंडिगो ने बहुत आसान से बोल दिया कि हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, और गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा।
तो मोनोपोली से यही होता है। और ग्लोबल स्केल पे वही हो रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि फेसबुक को न्यूज पब्लिशर्स को पैसा देना चाहिए, क्योंकि फेसबुक खुद कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, न्यूज पब्लिशर्स कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज न्यूज पब्लिशर्स का लेबर। और क्योंकि वो लेबर का पैसा उन लोगों को नहीं मिल रहा है, जर्नलिज्म इज सफरिंग, फेसबुक ने बोला कि हम लोग तो न्यूज ही नहीं दिखाएंगे। कनाडा ने जब ये लॉ पास किया कि न्यूज पब्लिशर्स को पैसा देना चाहिए, फेसबुक ने बोला कि हम लोग कनाडा में भी न्यूज नहीं दिखाएंगे। ये एक ही है ना कि इंडिगो पुश बैक कर रही है या फेसबुक इस कंट्रीज पे पुश बैक कर रहे हैं। तो फर्स्टली ये जो एक मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंटरनेट स्पेस हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर कि ये डिसेंट्रलाइज ऑल्टरनेटिव, ये पूरा सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग को एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, जहां इंटरनेट पहले जो इमेजिन हुआ था वो एक डिसेंट्रलाइज स्पेस था। मेरा एओएल का ईमेल एड्रेस हो सकता है, आपका याहू का ईमेल एड्रेस हो सकता है, और किसी का गूगल का ईमेल एड्रेस हो सकता है, आपका कंपनी का ईमेल एड्रेस हो सकता है। ईमेल एक एग्जाम्पल था जो एक ब्यूटीफुल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है कि हम लोग को एक प्लेटफॉर्म में होने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंटरनेट ओरिजिनली इमेजिन हुआ था एज अ डिसेंट्रलाइज स्पेस, उसको अभी पूरा सेंट्रलाइज हो गया। अभी आपको फेसबुक आईडी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर चाहिए, आप व्हाट्सएप से कहीं किसी के साथ बात कर सकते नहीं, आपको व्हाट्सएप से व्हाट्सएप में ही बात कर पाएंगे। तो फर्स्ट इसकी इस जो मोनोपोलीज है उसको तोड़ो। उसके अगर उसको जब तक नहीं तोड़ोगे आगे कोई बात करने का मतलब नहीं है। दूसरा है कि स्कूल्स में मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी पढ़ाए, स्कूल्स में पढ़ाए कि इंफॉर्मेशन को कैसे देखा जा सकता है, व्हाट इज फैक्ट, व्हाट इज ओपिनियन, फैक्ट वर्सेस ओपिनियन क्या है, बायसेस कैसे फॉर्म होते हैं, स्टीरियोटाइप्स कैसे फॉर्म होते हैं, जो हम लोग का जो साइकी है वो कैसे इंफॉर्मेशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि लास्ट में जहां भी सब जगह से इंफॉर्मेशन होके आके तो इधर घुस रहा है, और ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस कर रहा है, और वो अगर हम लोग नहीं जानेंगे खुद कि हम लोग के खुद के क्या फॉल्ट लाइन्स है, हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, और वो अगर हम लोग स्कूल लेवल से नहीं पढ़ाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू दिस the young generation will not be able to figure out how to deal with information. That is number 2. And number 3, मैं platforms के sort of ये भी बोलूंगा कि we need better policies, data privacy laws, कि censorship, अभी ये इतना centralization है तो censorship भी बहुत आसान हो गया। जैसे बहुत recently Palestinian 700 videos were taken down। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने डायरेक्टिव दिया कि जो भी कंटेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आईसीसी में प्रोड्यूस हुआ है उसके अगेंस्ट डायरेक्टिव दिया। और जो क्योंकि यूट्यूब इज एन अमेरिकन कंपनी, यूट्यूब हैज टू टेक डाउन दैट कंटेंट। तो 700 वीडियोस जो वो वीडियो वर एविडेंस ऑफ द जेनोसाइड, ऑल ऑफ दोस वीडियोस वर टेकन डाउन। तो सेंसरशिप भी बहुत आसान हो जाता है सेंट्रलाइजेशन से। आपका सर्वेलेंस भी बहुत आसान हो जाता है सेंसरशिप से, प्रिवेसी भी बहुत। तो मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी सिर्फ ये ना पढ़ाए कि इंफॉर्मेशन को कैसे डील करना चाहिए, बट ये भी कि इंफॉर्मेशन अगर एक स्टेट मोनोपोली कंट्रोल करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी पे। बिल्कुल। तो दैट इज द अदर थिंग। एंड थर्ड कि more and more people, I feel, have to come into the space of journalism. और जर्नलिज्म को हम लोग एक ऐसे, मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, जुबैर इंजीनियरिंग पढ़ा है, हम लोग आके जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो जर्नलिज्म को एक ऐसे पेडिस्टल पे ना ले जाए कि ऐसा लगे कि वो पहुंच नहीं सकते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है एक किसी एक चीज को अपनी आंखों के सामने देख के उसके बारे में लिखना। लेकिन हम लोगों ने जर्नलिज्म को एज अ प्रोफेशन ऐसे एक पेडेस्टल पे हम लोग ले जा चुके हैं, जो हम लोग आर्मी के साथ भी करते हैं।
जो हम लोग डॉक्टर्स के साथ भी करते हैं, कि कुछ प्रोफेशन को एक पेडेस्टल पे हम लोग ले जाते हैं, और फिर जो कॉमन लोग हैं उन लोग को लगता है, तो जर्नलिज्म को इस तरह, बिकॉज देन हम लोग को उस तरह से देखा भी जाता है ना थोड़ा, तो जैसे ऑल्ट न्यूज का भी कल्ट फिगरेशन हुआ है कि ऑल्ट न्यूज, ऑल्ट न्यूज, ऑल्ट न्यूज। तो तो हम लोग जर्नलिज्म को उस पेडेस्टल तक ना ले जाए कि फिर लोगों को लगे कि जर्नलिज्म, वी कांट डू इट, कि इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेयर एज इट इज नॉट। तो so I think these are the three spaces जहां I see that काम होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये और कोई और एक स्ट्रेट आंसर तो नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म आंसर भी कोई नहीं है। ये हम लोग मे बी ओवर द नेक्स्ट 10-15 years फिगर आउट करेंगे कि ये जो नई दुनिया है उसके साथ कैसे डील करे। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो ये कुछ चीजों पे काम होना चाहिए। मैंने अब दोनों का बायो पढ़ा तो मुझे भी लगा कि इन दोनों को क्या हो गया, ये लोग कहाँ ठीक ठाक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कहाँ आके पढ़े कि। तो अच्छा किया आपने ये बताया। और पर ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि जैसे कि हर किसी को, और ये जिसको बोलते हैं ना कि पहले एक जर्नलिज्म के लिए कहते थे, जो हम लोग कई जगह पढ़ने का और कुछ जगह बताने का भी नहीं मिला, तो फिर उसको बोलते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री या लिटरेचर इन हरी। पर जो बुनियादी बात वो ये है कि वो कॉमन सेंस है और एक्ट ऑफ करेज है, कि मैं सवाल पूछ लूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कोई, या ऐसा क्यों हो रहा है कि सडनली जिसको हम देखें कि इतना सारा फेक न्यूज़ को ही हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अम, ये जो पूरा नफरत के जो मामले हैं, जहाँ पे रोज एक हिंसा हम रोज अपने आसपास देख रहे होते हैं, और वो भी अब हमको सामान्य लगने लगती है। तो ये इसके पीछे मीडिया का काम, और ये जो झूठी भ्रामक तोड़ मरोड़ कर पेश की गई खबरों का काम हमारे पीछे कितना अधिक है, इस बात को जान पाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और वो भी, और वो हर मेरे ख्याल से ये भी बात है कि प्रतीक को जो आप कह रहे थे कि समाज खुद अपनी चेतना से उस इस बात को बनाता है कि उसे क्या मंजूर है, उसको क्या मंजूर नहीं है। अ, भारत में उस बात की चुनौतियां ज़्यादा है, जहाँ पर खासतौर पर साक्षरता या शिक्षा कम है। उन जगहों पे ये बात बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ती है, और वो उतनी अधिक उस तरह से मैनिफेस्ट भी होती है। इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। हमने काफ़ी लंबी बात की और बहुत अच्छी बात की, और मेरे ख्याल से हिंदी में इस बात की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो हिंदी का बहुत बड़ी आबादी जो हिंदी में है, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह की संघर्ष, हिंसा, नफरत, ये सब बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखलाई पड़ता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों से और उनके हम ख्याल लोगों से कि वो भी, उनको जब आपके सामने इस तरह की खबरें आएँ जो बहुत ऐसा लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको अविश्वास करें, शक की निगाह से देखें, सवाल करें उसके। और हो सके तो आप जो प्रतीक के जो ऑल्ट न्यूज़ है, वो उसका एक हिंदी में भी एक वर्जन निकलता है, वहाँ जाकर उसको देखें। और आप चाहे तो उनसे पूछ भी सकते हैं कि इस खबर की वो तस्दीक करके शायद आपको बता पाएँ। और उन सारे, यूट्यूब चैनल भी है, हाँ, यूट्यूब चैनल भी है। हिंदी वीडियोस हम लोग बनाते हैं और यूट्यूब चैनल उसमें पे। आप खुद भी अपने फैक्ट चेकिंग स्किल्स को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो ये रास्ता एक सामूहिक तौर पे एक सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे देश को गुमराह करने का रास्ता है। तो अगर हमें बचना है तो पहले व्यक्ति बचेगा, फिर तभी देश बच पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन सारी स्किल्स को, टूल्स को समझना, और अब इस बात की तस्दीक करना कि वो जो आप देख रहे हैं सामने, वो चाहे कितना ही चमकदार, कितने ही शोर के साथ आ रहा है, वो सच है भी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। और थैंक यू। प्रतीक के ऑल्ट न्यूज़ चैनल को भी फॉलो करिए, उनको उनको पढ़िए, उनको सब्सक्राइब करिए, और उनको और डोनेट करिए। और डोनेट करिए, उनको योगदान दीजिए, ताकि ये जो पहल है, ये कितनी मज़ेदार बात है कि सच के लिए जो है अ, वो अपने आप में इतनी छोटी पहल पर मजबूत पहल है। मैं हमेशा ये बात कहता था कि जब बहुत सारे बड़े अखबार थे, हरिजन भी एक अखबार था महात्मा गांधी का, जो कि छोटा अखबार तो था, वो बड़ा अखबार नहीं था, पर वो एक महान अखबार था। तो जो महान चीज़ें होती हैं, वो लगता है कि छोटी हैं, पर वो बहुत काम की होती हैं। मैंने उनका भी काम देखा था, मारिया रैसा का, तो वो भी मुझे लगता है कि इस तरह का जो काम है, वो पत्रकारिता को बचाए रखने का, इस पूरे शोर और
भ्रामक जानकारियों और इस मेन स्ट्रीम मीडिया इंडस्ट्री के बावजूद, इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी भी है और इसमें आपका होना, आपका शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका। थैंक यू वेरी मच। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।